प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई मॉडल पेपर जो कि सामाजिक विज्ञान का है, क्लास 10वीं का जो है उसका आज हम सब्जेक्टिव देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव देखा था, ठीक है? आज हम सब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव हम देख लिए थे, आप लोग इसे नोट डाउन करते जाइएगा और सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न इतना जान लीजिए, ठीक है? और एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है? ये जो इस बार जो 2026 के जो बोर्ड देने वाले हैं, झारखंड के विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेसीईआरटी के द्वारा जारी की जाती है हमेशा मॉडल पेपर आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं झारखंड बोर्ड की सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्नों का हल, ठीक है? चलिए हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है, देखिए सेक्शन 4 सेक्शन आपका रहेगा, इसमें 4 खंड रहेगा, ठीक है? सेक्शन ये जो ऑब्जेक्टिव था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, उसका हमने हल कर लिया, ठीक है? अब हम सेक्शन बी पे पहुँचते हैं जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होती है, ठीक है? चलिए, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, राष्ट्रवाद मतलब क्या होती है, ठीक है? मतलब अपने राष्ट्र के प्रति मन में जब भक्ति आ जाए, उसके प्रति जुनून आ जाए, कुछ करने का जज़्बा आ जाए, उससे प्रेम हो जाए, अ, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, आप किताबी भाषा में देखते हैं, राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है, ठीक है? यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है, तो उसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब अब जब हम अपने देश में कहीं अपने देश में वहाँ की संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई जब हम महसूस करने लगते हैं, तो मेरे अंदर तो किसी भी व्यक्ति के अंदर वहाँ के मतलब राष्ट्रवाद की भावना जग जाती है, ठीक है? इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ठीक है, देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने की थी, ठीक है? उन्होंने ही 1814 से 1815 तक आयोजित इस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और जिसका लक्ष्य नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में शक्ति संतुलन को फिर से स्थापित करना था, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है? 33 नंबर प्रश्न है, जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य? देखिए जैविक युद्ध होता क्या है? देखिए, जैविक युद्ध जिसे रोगाणु युद्ध भी कहते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें मनुष्यों, जानवरों या पौधों को जानबूझकर मारने, नुकसान पहुंचाने या अक्षम करने के लिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, विषाणु युक्त पदार्थ जैसे जैविक एजेंटों का उपयोग किया जाता है, ठीक है? इसे आमतौर पर जीवाणुओं या संक्रमण पैदा करने वाले तत्वों का हथियार के रूप में प्रयोग करना कहा जा सकता है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर, स्पिनिंग जेनी क्या है? देखिए, स्पिनिंग जेनी क्या है? ये जो धागा बनाने की एक मशीन होती थी, ठीक है? आइए देखते हैं। देखिए, जेम्स हरग्रीव्ज द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी, ठीक है? एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनते थे, ठीक है? जहाँ बहुत ज़्यादा मजदूर लगते थे, वहाँ सिर्फ़ एक मजदूर मतलब दसों मजदूर का काम कर देता था, ठीक है? इसलिए जो यूरोप में है, इसका इसका विद्रोह होने लगा था। इसका विरोध हो रहा था। इसके लिए विद्रोह कर रहा था वहाँ की महिला लोग, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ क्या होती है? ठीक है, 35 नंबर प्रश्न देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ वे विकास परियोजनाएँ होती हैं, जो एक ही समय में कई उद्देश्यों को पूरा करती है। ये परियोजनाएँ आमतौर पर नदियों पर बड़े बाँधों, जलाशयों और नहरों के निर्माण के माध्यम से शुरू की जाती है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, 36वां प्रश्न क्या है? जनसंचार क्या है? क्या है जनसंचार क्या है? ठीक है? अब देखिए, जनसंचार क्या होता है? जैसे देखिए, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है? मतलब जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, खबरें दिखाते हैं, वो सब सारी जनसंचार के माध्यम आती है। देखिए, जनसंचार का अर्थ है किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा बहुत बड़े और बिखरे हुए जनसमूह तक संदेश पहुंचाना।
यह संचार एक ऐसा माध्यम है जिसमें संदेश को एक ही समय में लाखों लोगों तक पहुँचाया जाता है, ठीक है? यह व्यक्तिगत संचार इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से अलग होता है, जहाँ बातचीत कुछ ही लोगों के बीच होती है, ठीक है? चलिए, मतलब पर्सनल नहीं होती, व्यक्तिगत संचार से अलग होता है, मतलब सभी के लिए संचार करना है, सभी को बताना है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? 37वां प्रश्न है लैंगिक मतलब जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है? देखिए, जब पुरुषों एवं महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अर्थी संबंध रेखा। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस पर विवाद भी चल रहा है अभी। इस पर एक अभी हमारी भारत सरकार इस पर एक बिल ला रही है भीबी राम भीबी जी राम जी करके बिल ला रही है, इसका नाम बदल दे रही है, ठीक है? तो ये अभी विवाद वाले प्रश्न है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? देखिए, बोला इसका पूरा नाम लिखें, तो क्या होता है इसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम होता है मनरेगा कहते हैं इसको। देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है? इसका नाम था, अब बदलने वाली है नाम, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, सेक्शन सी में हम पहुंच गए हैं, ठीक है? देखिए, संक्षिप्त देखिए सेक्शन सी देखिए 39वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग को जलियांवाला बाग हत्याकांड सुनने के साथ ही आप लोगों के मन में वो छवि आ जाना चाहिए, वो इमेज उत्पन्न हो जाना चाहिए। अमृतसर का वो बैसाखी मेला जहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी और सभी सारे लोगों को जनसंहार हो गया था, वो दृश्य आपके मन में आ जाना चाहिए, ठीक है? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं, टिप्पणी थोड़ा देखिए। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे, ठीक है? जब रॉलेट एक्ट लगाया था अंग्रेजों ने, ठीक है? 1919 में तो उसका विरोध हो रहा था, तो महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेज। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व भी था उस दिन, अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, ठीक है? समझ गए? और ख नंबर पॉइंट है अमृतसर के सैनिक प्रशासक जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया था, परंतु सभा हुई थी तब उसने वहां पर गोलियां चलवाई थी। इसमें सैकड़ों व्यक्ति मौत का शिकार हो गए थे। मतलब देखिए, मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया था, ठीक है? तो मार्शल लॉ में क्या था कि एक साथ समूह में व्यक्ति घूम नहीं सकते हैं, जैसे कर्फ्यू टाइप का, ठीक है? घूम नहीं सकते, अगर घूमोगे तो उसे बंद कर दिया जाता था, अंग्रेज के कानून के अनुसार उसे मार दिया जाता था, ठीक है? तो लेकिन अब भाई अभी तो मीडिया बहुत ज़्यादा है, उस टाइम मीडिया थी नहीं, तो गाँव तक खबर लेट से पहुँचा और उस दिन वहाँ लोग जमा हो गए, ठीक है? अगर पता होती कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है, तो हम लोग तो वहाँ के लोग नहीं निकलते, तो निकल गए तो वहाँ वो घटना फिर घट गई वहाँ पर, ठीक है? देखिए, इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया था और उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को अनेक सम्मान दिए थे। मतलब बताइए, गोली चलाने वालों को सम्मान दिया गया था, ठीक है? इसे महात्मा गांधी असहयोगी हो गए थे। इससे महात्मा गांधी नाराज हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। मतलब असहयोगी हो गए थे, मतलब उनको खराब लगा था, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन पे चलाने का निश्चय किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे पूरे देश में रोष की लहर फूट पड़ी, मतलब गुस्सा पूरे देश में फूट पड़ा था, ठीक है? चलिए, इस घटना के बाद अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर देखिए, अगला प्रश्न है 40 नंबर वर्नाकुलर एक्ट पर टिप्पणी लिखें, ठीक है? तो देखिए, उत्तर हो जाएगा इसका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया, वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट, ठीक है? देखिए, पॉइंट वाइज आप लोग उत्तर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है? देखिए, पहला पॉइंट क्या है, इससे नंबर मिलती है ज़्यादा, ठीक है? जो शिक्षक होते हैं, कॉपी चेक करने वाले, वो एग्जामिनर जो होते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं वो, ठीक है? देखिए, 1857 की क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर दृष्टिकोण में परिवर्तन हो चुका था। गुस्से से भरे अंग्रेजी सरकार का मत था कि स्थानीय प्रेसों पर ताले लगा दिए जाएं, जैसा कि वर्नाकुलर समाचार पत्र पूर्णतः राष्ट्रवादी बन चुका था। मतलब वर्नाकुलर प्रेस जो था, देसी पत्र जो था, वो राष्ट्रवादी बन चुका था, लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना जगा रही थी, इसलिए अंग्रेज सरकार ने कानून लाकर उस पर पाबंदी लगा दी है, ठीक है? उन प्रेसों पर, ठीक है? देखिए, अब दूसरा पॉइंट है औपनिवेशिक सरकार इस पर बहस छेड़ दी तथा इस पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
पास कर दिया गया और आयरिश प्रेस लॉ ढांचे के अनुसार इसे बनाया गया। मतलब जो देसी प्रेस एक्ट था उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है, और आयरिश प्रेस लॉ ढांचे के अनुसार इसको बनाया, नया एक्ट लाया, अपनी तरफ से नया नियम लाया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, ग नंबर पॉइंट है कि इसमें सरकार को व्यापक अधिकार दिए गए कि वह रिपोर्ट्स तथा संपादकीय वर्नाकुलर प्रेस की पर सेंसर लगा सकती है। विभिन्न प्रांतों से प्रकाशित होने वाले स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर पुरस्कार क्या है, पत्र पर पुरस्कार अपनी पूरी नजर, माने कि पूरी नजर अपनी रख सकती है। और सरकार, सॉरी, यहाँ सरकार हो जाए, अपनी नजर रख रही थी जब कोई रिपोर्ट जांच में आ जाती कि इसमें विद्रोहात्मक अगर कोई रिपोर्ट उसके नजर में आ जाता कि इसमें विद्रोहात्मक प्रवृत्ति है, तो समाचार पत्र को चेतावनी दी जाती थी, ठीक है, कि अंग्रेज के खिलाफ अगर कहीं किसी में लिखा होता था तो उसे चेतावनी, जिसमें लगता था किसी पत्र के माध्यम से विद्रोह उत्पन्न हो रहा है तो उस पर चेतावनी दी जाती थी। यदि चेतावनी को अनसुना कर दिया जाता था तो ऐसी दशा में प्रेस पर ताला लगा दिया जाता था तथा उसकी मशीनें जब्त कर ली जाती थी, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। इस पर टिप्पणी लिख लीजिएगा आप लोग, इसे सारा नोट डाउन करते जाइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 44वां प्रश्न है, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में अंतर लिखें, ठीक है। देखिए वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर लिखें, क्या है, देखिए वनस्पति जगत पहले देखते हैं हम, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर वनस्पति जगत इधर प्राणी जगत करके, या फिर ऐसे पहले वनस्पति जगत भी लिख सकते हैं बाद में प्राणी जगत, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगला आप देखते हैं, वनस्पति जगत में देखिए सबसे पहले ये तो स्वपोषी होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अधिकांशतः एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। और तीसरा पॉइंट है कोशिका भित्ति इसमें मौजूद होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है पेड़, जैसे इसका उदाहरण में देख लीजिए, पेड़ होते हैं, फूल होते हैं, घास होते हैं, फर्न शैवाल आदि इसके उदाहरण है वनस्पति जगत के। अब आते हैं प्राणी जगत में, ठीक है। देखिए तो प्राणी जगत में हो जाएगा, ये परपोषी होते हैं, ये दूसरा अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अन्य जीवों पर अपना भोजन के लिए निर्भर होते हैं, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट है आमतौर पर ये गतिशील होते हैं, कोशिका भित्ति इसमें नहीं मौजूद होती है, ठीक है। और स्तनधारी पक्षी कीड़े आदि इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है। और चलिए आप लोग कोशिश करिएगा इस तरह से उसका उत्तर लिखने का, ठीक है। अंतर इधर प्राणी, इधर वनस्पति लिखिएगा, इधर प्राणी लिखिए, ये ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न है मोटे अनाज से क्या तात्पर्य। मोटे अनाज मतलब मिलेट्स, ठीक है। देखिए मोटे अनाज जिन्हें हम मिलेट्स भी कहते हैं, गेहूं और चावल के अलावा अन्य छोटे दानेदार अनाज हैं जिन्हें ज्वार, बाजरा, रागी और कुड्डू जैसे अनाज शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। इन अनाजों को मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है, इन अनाजों को मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका बाहरी आवरण मोटा और खुरदरा होता है और इनके उत्पादन में कम मेहनत और लागत लगती है। ये ग्लूटेन युक्त होते हैं और प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, कोदो, सामा, जौ और चीना, ठीक है। चलिए ये रागी, जैसे रागी का मतलब रागी हम लोग मड़ुआ को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 43वां प्रश्न है, 43वां प्रश्न है प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। देखिए प्राकृतिक गैस का है, इसका पहले देख लेते हैं। देखिए लाखों साल पहले दबे हुए जीवों से बनी जीवाश्म ईंधन इसके स्रोत होते हैं, ठीक है। यह गैर नवीकरणीय संसाधन है, मतलब सीमित भंडार है, ठीक है। गैर नवीकरणीय है, ठीक है, मतलब फिर से इसे नहीं बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है मुख्य रूप से मीथेन और अन्य अल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फाइड की अल्प मात्रा मुख्य घटक है, ठीक है। चौथा नंबर इसका उत्पादन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो भूमि के नीचे होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में, पेट्रोकेमिकल उद्योग में कच्चे माल के रूप में करनी होती है, ठीक है, करनी होती है। इसका अब अगला पॉइंट है इसका प्रभाव अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है और जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण से प्रदूषण हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है बायोगैस। देखिए
मतलब बायोगैस का उदाहरण देखते हैं हम लोग। अंतर जैविक पदार्थों जैसे गोबर, मृत पौधे, कृषि अपशिष्ट का आवासीय इसका विघटन स्रोत होते हैं, ठीक है। यह नवीकरणीय एक सतत प्रक्रिया संसाधन है, मतलब चलने वाली प्रक्रिया है। और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसके मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। चलिए, और अगला पॉइंट है, इसका उत्पादन कार्बनिक पदार्थों का जैविक विघटन, अवायवीय पाचन होती है, ठीक है। और इसका उपयोग मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और बिजली उत्पादन के लिए जैव खाद भी उत्पन्न होती है, ठीक है। और देखिए, इसका प्रभाव कम कार्बन उत्सर्जन, मीथेन को वायुमंडल में जाने से रोकना, पर्यावरण के अनुकूल होती है, ठीक है। इसका प्रभाव है ये। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या हैं, ठीक है। जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है? देखिए, जातिवाद के कई दुष्प्रभाव होते हैं, ठीक है, जिनमें सामाजिक असमानता, भेदभाव, आर्थिक विषमता, राष्ट्रीय एकता में कमी और हिंसा शामिल है। यह समाज में विभाजन पैदा करता है, ठीक है। मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है ये जातिवाद, ठीक है। मतलब जातिवाद अगर हो समाज में तो लोगों का मानसिक विकास भी रुक जाता है, ठीक है। मतलब आदमी विकास के पथ से हट जाती है, ठीक है। उसे एनी टाइम जो है एक प्रताड़ना महसूस होती है, तो चाह करके भी वो आगे नहीं बढ़ सकती। ये बहुत ही गंदी चीज़ है, इससे आप लोग दूर रहिएगा, ठीक है। देखिए, अब क्या-क्या होते हैं देख लेते हैं। देखिए, सामाजिक असमानता और भेदभाव, पॉइंट वाइज़ आप लोग जी इसी तरह से लिखिएगा। देखिए, यह समाज में असमानता को बढ़ावा देता है, जिससे कुछ जातियाँ जो होती है, अवसरों से वंचित हो जाती है, ठीक है। उनके लिए अवसर नहीं मिलते हैं। किसी जातियों से हम लोग नफ़रत करने लगता है कोई खास जाति, तो उससे आगे बढ़ने से रोकती है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है आर्थिक असमानता। देखिए, जातिवाद के कारण वंचित जातियों को शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक समान पहुंच नहीं मिल पाती, जिससे आर्थिक विषमता बढ़ती है, ठीक है, विषमता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है सामाजिक तनाव और संघर्ष, ठीक है। देखिए, यह विभिन्न जातियों के बीच ईर्ष्या, घृणा और संघर्ष को बढ़ावा देता है, जिससे दंगे और हिंसा की संभावना बढ़ती है, ठीक है। अगला पॉइंट है शिक्षा, मानसिक विकास में रुकावट। देखिए, जातिवाद वंचित जातियों के लिए शिक्षा में बाधा डालता है, जो उनके मानसिक विकास में बाधक बनता है। जैसे कि मान लीजिए कोई निम्न जाति का है और पढ़ने जा रहा है, उस स्कूल में उच्च जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उच्च जाति के शिक्षक भी हैं वहाँ पर। तो कभी-कभी देखा जाता है समाज में कि जो उच्च जाति के शिक्षक होते हैं और विद्यार्थी होते हैं, वो निम्न जाति के बच्चों से वो भेदभाव करते हैं, उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं, या शिक्षक भी होता है उन्हें बाहर बैठाते हैं। तो उसके अंदर में ये भावना बच्चों के मन में रुकावट, एक प्रकार से ये मानसिक विकास में बाधा पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा होती है, ठीक है। देखिए, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय और राजनीतिक दुष्प्रभाव। देखिए, राष्ट्रीय एकता में बाधा। देखिए, यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है, क्योंकि लोग अपने जातीय हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखते हैं। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। यह जातिगत गुटों के आधार पर राजनीतिक को प्रभाव करता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है मानवाधिकारों का उल्लंघन, ठीक है। देखिए, यह लोगों को उनके जन्म के आधार पर नीचा मानता है और उनके बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। देखिए, जातिवाद का शिकार होने वाले व्यक्तियों को मानसिक तनाव, आत्मसम्मान की कमी और आत्मविश्वास में गिरावट का सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 45 नंबर प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र के कुछ उदाहरण लिखें, ठीक है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? जैसे देखिए, खनन हो गया, लकड़ी काटना, लंबरिंग करना, मत्स्य ग्रहण आदि कुछ ऐसे प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण होते हैं, ठीक है, गतिविधि में शामिल होता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या कहते हैं? चीनी, कागज, कपड़ा तैयार करना आदि कुछ, मतलब प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तु होती है, प्राथमिक जैसे खेती करते हैं हम, गन्ना उत्पादन, अब गन्ना से चीनी बनाया, क्या हो गया वो? द्वितीयक हो गया, ठीक है। तृतीयक क्या हो गया? जब चीनी बन गया, चीनी जब दुकान में चला गया तो वो तृतीयक क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र में चला गया, ठीक है। दुकान से बेचना, अब देखिए वकालत हो गया, डॉक्टरी हो गया, यातायात हो गया एवं संचार आदि कुछ तृतीयक क्षेत्र के गतिविधि के उदाहरण होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, देखिए 46वां प्रश्न है हमारा, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखें। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं जनता का शासन, समानता, स्वतंत्रता, कानून का शासन, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। इसमें जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों
का चयन किया जाता है और जो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, देखते हैं इसका मुख्य विशेषताएं क्या होती है लोकतांत्रिक सरकार की। चलिए मुख्य विशेषताएं देखते हैं। अगला पॉइंट इसका मुख्य विशेषताएं का पहला पॉइंट है जनता का शासन। देखिए सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। शासक जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, देखिए प्रतिनिधियों का चयन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के माध्यम से किया जाता है जिसमें वयस्क मताधिकारों का अधिकार शामिल है। ठीक है, अगला पॉइंट है समानता। ठीक है, समानता क्या है? सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग या पंथ के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। ठीक है, समानता इसी को कहते हैं। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता। देखिए नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, प्रेस की स्वतंत्रता और अन्य मौलिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कानून का शासन। ठीक है, देखिए कानून का शासन, देखिए सभी नागरिक कानून के सामने समान है और सरकार कानून के अनुसार ही काम करती है। अगला पॉइंट है नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। नागरिकों के मूल अधिकारों की और स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है बहुमत का शासन और अल्पसंख्यक अधिकार। देखिए बहुमत के शासन के साथ साथ अल्पसंख्यकों की राय का भी सम्मान किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें शांतिपूर्ण समाधान। देखिए संघर्षों और विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है। ठीक है, कोई भी अगर संघर्ष हो, विवाद हो, उसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में की जाती है। जवाबदेही, देखिए चुनी हुई सरकार अपने कार्यों के लिए जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट में संविधान। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक लिखित संविधान पर आधारित होता है जो सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए हम अब पहुंच गए हैं सेक्शन डी पर। ठीक है, अब देखिए सेक्शन डी है, इसका मतलब इसमें हमको लॉन्ग आंसर लिखना है। ठीक है, सेक्शन डी पर पहुंच गया। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जर्मनी एकीकरण प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, देखिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में मिले। इनका उद्देश्य था जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन उनकी योजना असफल हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, किसने किया? ऑटो वन बिस्मार्क ने। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, अगला पॉइंट है जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 48 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए 48वां प्रश्न है असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ था? ठीक है, गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, यह असफल क्यों हुआ? देखिए असहयोग आंदोलन कई कारणों से असफल हुआ। ठीक है, जिनमें सबसे प्रमुख कारण था चौरी चौरा कांड घटना 1922 में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में थी। ठीक है, जहां एक हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। अन्य कारणों में आंदोलन का हिंसक होना, जनता की तैयारी की कमी, विदेशी कपड़ों का महंगा होना और ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार के बाद वैकल्पिक संस्थानों का अभाव शामिल था। ठीक है, तो आइए इसे हम पॉइंट के माध्यम से जानते हैं मुख्य कारण। देखिए क्या है? चौरी चौरा कांड। ठीक है, देखिए 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दिया। ठीक है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए जल के। इस हिंसा के कारण गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए आंदोलन वापस ले लिया। मतलब गांधी जी को ये देख के वे विचलित हो गए कि उनका तो अहिंसा का आंदोलन था लेकिन इसमें हिंसा हो गई, इसलिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, अगला पॉइंट है अहिंसा का उल्लंघन। देखिए आंदोलन के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई जो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत था। इससे आंदोलन का नैतिक आधार कमजोर हुआ। गांधी जी नहीं चाहते थे फिर भी हो जाती थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है वैकल्पिक संस्थानों की कमी। देखिए विदेशी संस्थानों का बहिष्कार किया गया लेकिन उनकी जगह लेने के लिए पर्याप्त भारतीय संस्थान नहीं बनाए गए थे। इससे छात्रों और शिक्षकों को वापस
लौटना पड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट है आर्थिक मुद्दे। देखिए खादी का कपड़ा मिल के कपड़ों की तुलना में महंगा, खादी का कपड़ा जो था मिल के कपड़ों की तुलना में काफी महंगा था, जिससे गरीब लोग इसे खरीद नहीं पा रहे थे। आंदोलन में नौकरी छोड़ने वाले कई लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, इसलिए भी कमजोर हुआ। दूसरा पॉइंट है नेतृत्व और अनुशासन की समस्याएं। कुछ नेताओं में असहमति थी, मतलब असहमत थे, और ग्रामीण जनता आंदोलन के उद्देश्यों को पूरी तरह से भी समझ नहीं पाई थी, जिससे अनुशासनहीनता बढ़ी। अगला पॉइंट है गांधी जी का अचानक स्थगन। ठीक है, गांधी जी को अचानक वापस लेने में से जनता में निराशा फैली और आंदोलन की गति रुक गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया, परंतु उसके प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव किए गए। उदाहरण स्पष्ट कीजिए इसका। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं इसका उत्तर कि पूरे विश्व में इसका प्रभाव कैसे महसूस किया गया। भाई देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आप लोग को पता होना चाहिए। 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 में खत्म हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया का प्रभाव पूरे विश्व में महसूस किया गया। ठीक है, पूरे विश्व में इसका महसूस हुआ गया, इसका झटका प्रथम विश्व युद्ध का, क्योंकि इसके कारण साम्राज्यों का पतन हुआ, कई नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, औपनिवेशिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता आंदोलनों को बढ़ावा मिला और संयुक्त राज्य अमेरिका एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। उसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी दूरगामी थे, जैसे कि जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसे तानाशाही शासकों का उदय और दूसरे विश्व युद्ध के बीच। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा। ठीक है, देखिए प्रभाव है इसका राजनीतिक और क्षेत्रीय परिवर्तन, साम्राज्यों का पतन, युद्ध में देखिए युद्ध ने रूसी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन जैसे कई साम्राज्यों को तोड़ दिया। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा नए राष्ट्रों का निर्माण। ठीक है, देखिए इसके परिणाम स्वरूप पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया जैसे नए देशों का उदय हुआ, जबकि यूरोपीय साम्राज्य का पतन हुआ और उसके अधिकांश क्षेत्र फ्रांस और ब्रिटेन के बीच विभाजित हो गए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा। ठीक है, देखिए युद्ध के कारण यूरोप के उपनिवेशों में स्वतः आंदोलन को गति मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध है, देखिए युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, आर्थिक, अब देखिए अगला पॉइंट आर्थिक तबाही। देखिए युद्ध में सभी भाग लेने वाले देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। आर्थिक मंदी 1930 के दशक में आई। वैश्विक आर्थिक मंदी का यूरोप पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा और जर्मनी की मुद्रा पूरी तरह ढह गई। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है तानाशाही का उदय। ठीक है, देखिए युद्ध के बाद उत्पन्न हुई निराशा और अस्थिरता का फायदा उठाकर हिटलर और मुसोलिनी जैसा तानाशाह सत्ता में आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन। देखिए समाज में महिलाओं की भूमिका बढ़ी और उन्हें कई देशों में वोट देने का अधिकार भी मिला। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है नए हथियारों का विकास। ठीक है, देखिए नए हथियारों का विकास युद्ध के दौरान टैंक हो गया, पनडुब्बी हो गया, लड़ाकू विमान और जहरीली गैस जैसे नए और विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है आधुनिक चिकित्सा का विकास। देखिए युद्ध की चोटों के इलाज के लिए त्वचा प्रत्यारोपण और स्प्लिंटर्स जैसी आधुनिक तकनीकों का आविष्कार किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है युद्ध के बाद पुनर्निर्माण। देखिए युद्ध के विनाशकारी प्रभाव को खत्म करने के लिए एक एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, हालांकि यह अंततः असफल रहा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। ठीक है, मुद्रण संस्कृति मतलब जब किताबें या कोई भी अखबार छपने लगी, ठीक है, छापने की कला, ठीक है, उससे भारत का राष्ट्रवाद में क्या विकास में क्या मदद मिली, उनकी क्या भूमिका रही, उसके बारे में देखेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वैसे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए मुद्रण संस्कृति ने भारत में
राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी में जब अखबारों और पत्रिकाओं का प्रसार हुआ, तब राष्ट्रवादी विचार आम जनता तक पहुँचने लगे और भारतीय नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने अखबारों के माध्यम से जनता को जागरूक किया। ठीक है? चलिए आगे है, केसरी, यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रों ने स्वतंत्रता की भावना को बल दिया। ठीक है? स्वतंत्रता की भावना को बल दिया। मुद्रण के माध्यम से देश के विभिन्न भागों के लोग एक दूसरे के विचार से जुड़े, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। इसने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार किया और स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान की। ठीक है? चलिए, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। अगला प्रश्न है 51 नंबर, भारत में रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, रबी क्या होती है फसल और खरीफ फसल क्या होती है। ठीक है? देखिए, सबसे पहले रबी फसल को जानते हैं। रबी फसल जो है सर्दियों में बोई जाती है, ठीक है, और गर्मियों में से काट ली जाती है। इन फसलों की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच कटाई होती है और अप्रैल से जून के बीच में काट लेती है। जैसे कि गेहूं, जौ, मटर, चना आदि। जैसे अभी दिसंबर का महीना है, तभी जो फसल रोपी जा रही है उसे हम रबी कहेंगे। ठीक है? और इसको कब काटे? अप्रैल और जून के बीच में उसको काट लेंगे। ठीक है? फिर से धान रोपा जाता है, धान हो जाता है खरीफ फसल में। देखिए, आगे आता है खरीफ फसल। देखिए, खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है, मतलब जून में बोई जाती है, और शरद ऋतु में ठंडे में अभी अभी जैसे धान कट गया, शरद ऋतु में कट जाती है। इसकी बुआई जून से जुलाई के बीच में हो जाती है तथा कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाती है। उदाहरण के रूप में देखें, धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन आदि। ठीक है? चलिए, समझ गए आप लोग रबी फसल क्या होती है और खरीफ फसल क्या होती है। चलिए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, एक और पॉइंट रह गया यहाँ पर। देखिए, रबी फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है, जबकि खरीफ फसलें मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर होती है। मतलब अभी जो ठंडे के मौसम में अभी जो हम फसल रोपेंगे, जैसे गेहूं, जो चना रोपेंगे, मटर रोपेंगे, उसको हमको सिंचाई करना पड़ेगा, मतलब पानी देना पड़ेगा। लेकिन धान रोपेंगे, मकई रोपेंगे, तो उसके लिए मानसूनी वर्षा है, उसी पर वो निर्भर करती है। ठीक है? वर्षा होती है। चलिए, अगला प्रश्न है 52 नंबर, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, व्याख्या करें। ठीक है? देखिए, देखिए सौर ऊर्जा क्या होता है। ठीक है? सबसे पहले जानिए उसका भविष्य क्यों उज्जवल है भारत में। देखिए, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। ठीक है? यहाँ सौर ऊर्जा दोहन की असीम संभावनाएं हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि, अब इसे हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, क्योंकि 1 नंबर पॉइंट हम देंगे, सूर्य प्रकाश का सूर्य प्रकाश प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है। सूर्य का जो है ना, सूर्य प्रकाश प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है? दूसरा पॉइंट है, सौर ऊर्जा के प्रयोग से हम बहुत सी विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं, जो तेल के आयात के कारण हमें दूसरे देशों को देनी पड़ती है। ठीक है? तीसरा पॉइंट है कोयला तीसरा पॉइंट है कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैसों के स्रोत का हम एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सौर ऊर्जा का प्रयोग बारंबार किया जा सकता है क्योंकि यह एक नवीकरण स्रोत है। ठीक है? समझ गए? चलिए, अगला पॉइंट है 4 नंबर, सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने तथा सड़कों पर रोशनी आदि करने में कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट है 5 नंबर, देश में बेकार पड़े बंजर जमीनों एवं सुदूर इलाकों का व्यावसायिक उपयोग सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। ठीक है? वहां पर लगाया जा रहा है। इन कारणों से भारत सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। मतलब जहाँ बेकार पड़े बंजर जमीन है, वहां पर वो जो है सोलर पैनल जो है, सौर ऊर्जा यंत्र लगाया जा रहा है ताकि सूर्य की ऊर्जा से वो विद्युत उत्पादन हो सके। ठीक है? चलिए, ये था अंतिम प्रश्न। ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है? और इसे सारा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया प्रश्नों के साथ। ठीक है? कुछ नए मॉडल सेट के साथ। ठीक है? धन्यवाद।